आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी किताब की डिटेल्स पर बात करने वाले हैं जिसने सेहत के बारे में हमारी बुनियादी सोच को मतलब बिल्कुल हिला कर रख दिया है। हाँ, और किताब का नाम है ग्लूकोज रेवोल्यूशन, जो जेसी इनशस्पे ने लिखी है। बिल्कुल। इस डीप डाइव का मकसद दरअसल ये है कि हम इंसानी जिस्म के अंदर छुपे उन इशारों को समझ सकें जो वो मुसलसल हमें भेजता रहता है। सही कहा आपने। और सबसे अहम बात ये सीखना है कि ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि इस सब के लिए किसी को अपनी पसंदीदा ग़िज़ा छोड़ने की यानी डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोगों को अपना जिस्म एक ब्लैक बॉक्स की तरह लगता है। हाँ जी, जहाँ अचानक थकावट होती है, मीठा खाने की शदीद तलब होती है या वज़न बढ़ने जैसे मसाइल ज़ाहिर होते हैं और वजह समझ नहीं आती। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन है, वो ये है कि इन तमाम मसाइल का, चाहे वो ज़हनी हो या जिस्मानी, उन सब का ताल्लुक हमारे जिस्म के एक बुनियादी लेवल से है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यानी ग्लूकोज सिर्फ एक शुगर नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी की गाड़ी का मेन फ्यूल है। बिल्कुल, अगर सिर्फ इस एक मेट्रिक को ठीक तरह से रेगुलेट कर लिया जाए, तो पूरी जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर हो सकती है। मैं नोट्स पढ़ रही थी तो उसमें एक सदियों पुराने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र था। 1640s की बात है ना। हाँ, जैन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट नाम के साइंसदान ने वो विलो एक्सपेरिमेंट किया था। राइट। मुझे उसकी डिटेल्स ने वाकई हैरान कर दिया। उन्होंने एक पॉट में 200 पाउंड मिट्टी डाली और उसमें 5 पाउंड का एक छोटा सा पौधा लगा दिया था। और 5 साल तक उसे सिर्फ पानी देते रहे। 5 साल बाद जब पौधे को निकाला गया तो उसका वजन 169 पाउंड हो चुका था। लेकिन हैरान की बात ये थी कि मिट्टी का वजन तकरीबन वही 200 पाउंड ही था। सही। इससे यह साबित हुआ कि पौधे अपना वजन मिट्टी से नहीं बनाते। तो फिर कहाँ से बनाते हैं? वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और धूप की मदद से अपना वजन बनाते हैं। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी पौधे हवा और धूप को मिलाकर अपना वजन बना रहे हैं। तो इस अमल में ग्लूकोज कहाँ से आता है? उसी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज वजूद में आता है। किताब में इसको समझाने के लिए एक फर्जी पौधे की बड़ी मजेदार मिसाल दी गई है। फर्ज करें उसका नाम जेरी है। अच्छा, जेरी द प्लांट। हाँ, तो जेरी ने हवा और धूप को मिलाकर जो पहली चीज बनाई वो ग्लूकोज थी। अब जेरी इस ग्लूकोज को जमा करने के लिए उसे 4 बहन भाइयों में तकसीम कर देता है। 4 बहन भाई। पहला भाई है स्टार्च यानी निशास्ता। ये ग्लूकोज की लंबी और ताकतवर चेन्स होती हैं जो आलू और बीजों में जमा होती हैं ताकि बाद में तवानाई दे सकें। अच्छा, तो स्टार्च असल में स्टोर्ड ग्लूकोज ही है। और दूसरा? दूसरी बहन है फाइबर यानी रेशा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ऐसी जोड़ी है जो पौधे का ढांचा बनाती है, उसे खड़ा रहने में मदद देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंसानी जिस्म इस फाइबर को हजम नहीं कर सकता है ना। सही कहा। फिर आते हैं 2 मीठे बहन भाई। तीसरा हिस्सा फ्रक्टोज है जो फल का मीठा हिस्सा होता है। कुदरत ने इसे इसलिए मीठा बनाया ताकि जानवर आकर फल खाएं और बीज फैलाएं। बिल्कुल। और चौथा है सुक्रोज जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मजमुआ है। इसी सुक्रोज को आजकल हम आम चीनी कहते हैं। लेकिन देखें, हम इंसान तो धूप में खड़े होकर ग्लूकोज नहीं बना सकते। हमें तो ये सब खाना पड़ता है। सही बात है। किताब में उस 11 साल की बच्ची के तजुर्बे का जिक्र भी था जब उसे क्लास में 1 मिनट तक व्हाइट ब्रेड चबाने को कहा गया था। हाँ, और थोड़ी ही देर में वो ब्रेड मीठी लगने लगी थी। मैं सोच रही थी ये कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे थूक में यानी सलाइवा में एक खास एंजाइम होता है जिसे अल्फा अमाइलेज कहते हैं। अच्छा। जब हम रोटी या ब्रेड चबाते हैं तो ये एंजाइम उस स्टार्च को वापस ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए ब्रेड मीठी लगने लगती है। ये वाकई हैरान अंगेज है कि हजम करने का अमल हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला पैदा होता है जो फूड इंडस्ट्री का मसला है। बिल्कुल। कुदरत ने शुगर को हमेशा फाइबर के साथ पैक करके भेजा था, लेकिन इंसानों ने शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फाइबर निकाल दिया। और फाइबर निकालने के बाद शुगर और स्टार्च को कॉन्सेंट्रेट कर दिया। हम फ्रूट जूसेस और स्वीट्स की शक्ल में ये कॉन्सेंट्रेटेड शुगर खा रहे हैं।
और यही शुगर हमारे दिमाग में डोपामीन का तूफान खड़ा कर देती है। आपको उस चूहों वाले तजर्बे का याद होगा? ओह हाँ, उस डोपामीन वाले एक्सपेरिमेंट ने तो सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। चूहों को एक लिवर दिया गया जिसे दबाने से डोपामीन न्यूरॉन्स मुतहर्रिक होते थे। नतीजा ये निकला कि उन्होंने उस लीवर को इतनी बार दबाया कि वो भूख प्यास भूलकर मरने के करीब हो गए। ये तजर्बा साबित करता है कि मीठे की तलब कोई कमजोरी या विल पावर की कमी नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी में शामिल है। सही। हमें लगता है हम में खुद काबू नहीं है, लेकिन असल मसला हमारी फितरी बायोलॉजी का इन प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं के साथ टकराव है। अगर हमारी बायोलॉजी ऐसे रिएक्ट करती है, तो सवाल ये है कि हमें इस सब का पता कैसे चला? ये सिर्फ लैब के तजुर्बात तो नहीं है। नहीं, ये ऑथर जेसी इंचॉस्पे की एक दर्दनाक ज़ाती कहानी से शुरू होता है। जब वो 19 साल की थीं, तो आबशार से कूदने के हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी के 14 टुकड़े हो गए थे। बाप रे! इस शदीद हादसे ने उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। उन्हें डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर हो गया था। जहां इंसान को अपनी ही ज़ात अजनबी लगने लगती है। फिर जब उन्होंने जेनेटिक्स कंपनी 23andMe में काम शुरू किया, तो उन्हें लगा शायद डीएनए से जवाब मिल जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि डीएनए हमारी किस्मत तय नहीं करता, बल्कि हमारा लाइफस्टाइल तय करता है। उसी वक्त उन्होंने कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यानी सीजीएम पहनना शुरू किया। और सीजीएम से उन्हें समझ आने लगा कि ग़िज़ा किस तरह उनकी दिमागी धुंध और थकावट पर असरअंदाज हो रही है। सीजीएम के जरिए जो सबसे अहम चीज सामने आई वो थी ग्लूकोज स्पाइक। असल में ये स्पाइक कब होता है? देखें, फास्टिंग ग्लूकोज यानी निहार मुंह ब्लड शुगर 72 से 85 के दरमियान बेहतरीन है। खाना खाने के बाद अगर ब्लड शुगर बुनियादी लेवल से 30 से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। बिल्कुल। और इनमें सबसे खतरनाक फ्रक्टोज का स्पाइक होता है, जो सीजीएम पर भी ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस्म को अंदर से तबाह कर रहा होता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किताब में इस तबाही को 3 बड़े नुकसानात की शक्ल में बताया गया है, जिसे द बिग 3 कहते हैं। चलें उन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसमें ट्रेन के इंजन की मिसाल थी। फर्ज करें एक कोयला डालने वाला शख्स इंजन में कोयला डाल रहा है। अगर अचानक बहुत सारा कोयला अंदर फेंक दिया जाए, ये काम करते हैं। यानी ग्लूकोज का स्पाइक उन्हें ओवरलोड कर देता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। सही। अब दूसरा बड़ा नुकसान है ग्लाइसेशन। इसे टोस्ट की मिसाल से समझाया गया है। जब हम ब्रेड को टोस्टर में डालते हैं तो वो ब्राउन और सख्त हो जाती है। क्या उस टोस्ट को वापस नरम ब्रेड बनाया जा सकता है? हरगिज नहीं। जब खून में ग्लूकोज ज्यादा होती है, तो ये हमारे प्रोटीन्स के साथ चिपक कर उन्हें सख्त कर देता है, जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं। हमारी जिल्द पर झुर्रियां और बुढ़ापापन इसी का नतीजा है। और मैंने पढ़ा था कि फ्रुक्टोज इसमें बहुत आगे है। फ्रुक्टोज ग्लाइकेशन का अमल ग्लूकोज के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा तेजी से करता है। 10 गुना? ये तो वाकई डरावना है। ठीक है, तीसरा नुकसान है इंसुलिन और फैट। किताब ने इसे टेट्रिस गेम की मिसाल से समझाया है। हाँ, जब खून में अचानक ग्लूकोज का फ्लड आता है, तो पैनक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है ताकि इजाफी ग्लूकोज को जिस्म में स्टोर कर सके। पहले ये लिवर और मसल्स में जमा होता है, बिल्कुल जैसे टेट्रिस के ब्लॉक्स नीचे जमा होते हैं। लेकिन जब स्क्रीन भर जाती है, यानी स्टोर्स फुल हो जाते हैं, तो इंसुलिन बाकी बचे हुए ग्लूकोज को चर्बी यानी फैट में तब्दील कर देता है। और फ्रुक्टोज तो मसल्स में स्टोर हो ही नहीं सकता। वो सीधा लिवर में जाके चर्बी बनता है, जिसे फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। इससे एक बहुत अहम सवाल जन्म लेता है कि इन अंदरूनी तब्दीलियों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। इसके असरात फौरी तौर पर भी नजर आते हैं और लंबे अरसे बाद भी। फौरी तौर पर अजीब सी थकावट होती है, नींद खराब होती है। रात को सोते हुए अचानक दिल की धड़कन तेज होना भी इसी वजह से होता है, क्योंकि ब्लड शुगर क्रैश कर रहा होता है। उसके अलावा पीसीओएस का मसला है। हाई इंसुलिन लेवल्स ओवरीज पर असर डालते हैं और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं। किताब में फिलिपा की कहानी थी, जिसे पीसीओएस था और वो मां नहीं बन पा रही थी। लेकिन ग्लूकोज कंट्रोल करने से उसका मसला हल हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और सू की कहानी भी तो थी, जिसने 30 साल पुरानी बुलिमिया की बीमारी को इन्हीं तरीकों से शिकस्त दी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
अगर ग्लूकोज स्पाइक्स इतने खतरनाक हैं तो क्या हम अपना सब खाना पीना छोड़ दें? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये किताब हमें भूखा रहना नहीं सिखाती। डाइट किए बगैर सिर्फ खाने के तरीके को बदलकर सेहत ठीक की जा सकती है। किताब में 10 साइंस बैक्ड हैक्स दी गई हैं। चलिए कुछ अहम हैक्स पर बात करते हैं। पहली हैक फूड ऑर्डर यानी खाने की तरतीब पर है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की 2015 की स्टडी बताती है कि सिर्फ खाने की तरतीब बदलने से स्पाइक में 73% कमी आती है। 73%? तरतीब ये होनी चाहिए कि पहले फाइबर यानी सब्जियां खाएं, उसके बाद प्रोटीन और फैट, और सबसे आखिर में स्टार्चेस और शुगर। इसे समझने के लिए सिंक एनालॉजी बेहतरीन है। मैदा एक सिंक है और इंटेस्टाइन उसके नीचे का पाइप। अगर पहले कार्ब्स खाए जाएं तो वो फौरन पाइप से खून में चले जाते हैं, लेकिन अगर पहले फाइबर खाया जाए तो फाइबर आंतों में एक जाली बना देता है। जब उसके बाद कार्ब्स खाए जाते हैं तो वो इस जाली में फंसकर आहिस्ता हजम होते हैं। इसीलिए हैक नंबर 2 कहती है कि हर खाने का आगाज एक ग्रीन स्टार्टर यानी सब्जी की प्लेट से करना चाहिए। रोटी चावल से पहले थोड़ा कच्चा सैलेड खा लें। फिर हैक नंबर 3 और 5 आती हैं। कैलोरीज गिनना छोड़ दें। 100 कैलोरीज फ्रुक्टोज से आए या 100 कैलोरीज प्रोटीन से, इनका जिस्म पर असर बिल्कुल अलग है। और वो हेल्दी शुगर्स का मिथ भी तो है। लोग समझते हैं हनी या अगावे सिरप सेहतमंद है। हकीकत ये है कि ये सब एक ही फैमिली हैं। अगावे में तो फ्रुक्टोज इतनी ज्यादा होती है कि वो आम चीनी से भी बुरी है। हमेशा साबुत फ्रूट खाना बेहतर है। फिर हैक 10 आती है जिसे नेकेड कार्ब्स कहा गया है, यानी कार्ब्स को हमेशा कपड़े पहना के खाना चाहिए। सही कहा, कभी अकेले स्टार्चेस या शुगर ना खाएं। उसके साथ हमेशा फैट या प्रोटीन शामिल करें, जैसे सेब के साथ थोड़ी चीज या बादाम खा लें। तो शाम को खाली पेट चाय और मीठे बिस्किट खाना तो सबसे आसान तरीका है स्पाइक लेने का। बिल्कुल, उससे पहले चंद बादाम खा लेने से उस स्पाइक की शिद्दत को कम किया जा सकता है। हैक 4 और 6 भी अहम है। नाश्ता हमेशा नमकीन होना चाहिए। सुबह मीठा खाने से दिन का सबसे बड़ा स्पाइक आता है। क्योंकि पेट खाली होता है, इसलिए अंडे, दही और सब्जियां बेहतर हैं। और अगर मीठा खाना ही है तो उसे अकेले स्नैक के तौर पर नहीं, बल्कि खाने के फौरन बाद डिजर्ट के तौर पर खाएं, ताकि वो पहले से मौजूद फाइबर की जाली में फंसकर आहिस्ता हजम हो। और आखिर में मेरी पसंदीदा हैक्स हैं, जिसे द बुक एंड्स कहा गया है। ट्रीट से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? पहला ये कि मीठा खाने से 20 मिनट पहले 1 चम्मच सिरका पानी में मिलाकर पी लें। सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड उस अल्फा एमाइलेज एंजाइम को रोक देता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि खाना खाने के बाद 70 मिनट के अंदर 10 से 20 मिनट की वॉक जरूर करें। क्योंकि वॉक करने से मसल्स किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह बगैर इंसुलिन के ग्लूकोज को चूस लेते हैं और फूड कोमा से बचा लेते हैं। अगर इसे बड़े तनाजुर में देखा जाए तो ये किताब हमें एक बहुत ताकतवर सबक देती है। हमारे मसाइल हमारी विल पावर की कमी नहीं, बल्कि बायोलॉजी का मसला है। ये अहमियत नहीं रखता कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि अहम ये है कि किस तरह खाया जा रहा है। खाने की तरतीब और उसके साथ लिए जाने वाले फैट्स और फाइबर तय करते हैं कि सेहत पर क्या असर होगा। बिना पसंदीदा ग़िज़ा छोड़े सेहतमंद रहना ही तो हकीकी आज़ादी है। वाकई अपने जिस्म के इस ब्लैक बॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और आज की गुफ्तगू को मैं इस एक गहरे सवाल पर ख़त्म करना चाहती हूँ। अगर हमारा जिस्म सारी जिंदगी हमें थकावट और भूख की शक्ल में ये बायोकेमिकल इशारे भेजता रहा है और हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहें, तो सोचिए हमारी बायोलॉजी में और कितने ऐसे खुफिया इशारे होंगे जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारे पास उन्हें पढ़ने के लिए अभी तक कोई सही मॉनिटर इजाद नहीं हुआ। ख्याल कीजिएगा।